मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, तभी वहाँ मेरा देवर आ गया और फिर उसने अचानक मेरे हाथ से बच्चे को छीन लिया और मेरे मुंह में जबरदस्ती खारा पानी डाल दिया। मैं चीख पड़ी क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद भावुक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्सर हम जो आंखों से देखते हैं वह पूरा सच नहीं होता और जिसे हम समाज की नजरों में सबसे बुरा समझते हैं वही इंसान वक्त आने पर भगवान का रूप ले लेता है। आज की कहानी भिलाई शहर से हमारे पास आई है। यह कहानी माधवी जी की है, जिन्होंने अपने परिवार के भीतर छिपे एक ऐसे खौफनाक सच का सामना किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि यह कहानी रिश्तों के उस काले पन्ने को खोलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा नाम माधवी है। मेरी शादी आज से 3 साल पहले भिलाई के रहने वाले देवेंद्र से हुई थी। देवेंद्र भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़े पद पर इंजीनियर थे। वो स्वभाव से जितने शांत थे उतने ही प्यार करने वाले पति भी थे। हमारे परिवार में मेरे ससुर हरिशंकर जी, सास शांति देवी, मेरे जेठ निर्मल, जेठानी भावना और मेरा सबसे छोटा देवर समर रहते थे। समर उम्र में मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा था, लगभग 21 साल का। घर में सब उसे एक बिगड़ा हुआ और आवारा लड़का मानते थे क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। ससुर जी रोज उसे ताने मारते थे, लेकिन मेरे पति देवेंद्र हमेशा समर का बचाव करते थे। देवेंद्र अपने छोटे भाई से बेइंतहा प्यार करते थे और समर भी अपने बड़े भैया के लिए जान छिड़कता था। शादी के 2 साल बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी आई। मैंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हमने अंश रखा। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अंश जब मुश्किल से 3 महीने का था, तब एक रात भिलाई प्लांट में एक भयानक हादसा हुआ। एक बॉयलर फटने से कई लोगों की जान गई और उन अभागे लोगों में मेरे पति देवेंद्र भी शामिल थे। उस मनहूस रात ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरी मांग का सिंदूर धुल गया और मेरे बच्चे के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। मैं दिन रात बस अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। ससुर जी और सास भी सदमे में थे। देवेंद्र के जाने के बाद घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी मेरे जेठ निर्मल पर आ गई थी। निर्मल भैया का अपना कोई खास व्यापार नहीं था, वो बस एक छोटी सी दुकान चलाते थे। देवेंद्र की मौत के बाद कंपनी की तरफ से और उनके जीवन बीमा को मिलाकर लगभग 60 लाख रुपए का मुआवजा मिलने वाला था। चूंकि अंश उनका इकलौता वारिस था, इसलिए कानूनी तौर पर वह सारी रकम मेरे और अंश के नाम पर ही आनी थी। मुझे पैसों से कोई लगाव नहीं था, मैं तो बस अपने पति की यादों में घुट रही थी। इसी बीच मैंने देखा कि मेरी जेठानी भावना का व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जो जेठानी पहले मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, वह अचानक मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो गई थी। वह रोज सुबह शाम मेरे कमरे में आती, अंश को खिलाती और मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखने लगी। माधवी, तू दिन भर रोती रहती है, ऐसे में तेरी सेहत गिर जाएगी, तू कमजोर होगी तो अंश को अपना दूध कैसे पिलाएगी। आज से मैं रोज रात को तुझे जड़ी बूटियों और मेवों वाला एक खास काढ़ा बनाकर दूंगी। इससे तेरी कमजोरी भी दूर होगी और बच्चे को भी पूरा पोषण मिलेगा। भावना दीदी ने बहुत ही मीठे स्वर में मुझसे कहा था। मैं उनकी इन बातों में आ गई और उनकी ममता को सच मान बैठी। मैं रोज रात को उनके हाथों से वह काढ़ा पीने लगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर को मैं अपना समझ रही हूँ वही मेरे और मेरे बच्चे के खिलाफ मौत का एक खौफनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। अंश 4 महीने का हो चुका था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। भावना दीदी हमेशा की तरह मुझे काढ़ा देकर जा चुकी थी। मैंने वो पूरा काढ़ा पी लिया था और जब अपने बिस्तर पर बैठकर अंश को दूध पिला रही थी, घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मैंने घबरा कर ऊपर देखा तो मेरा देवर समर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, माथे पर पसीना था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती, वह एक झपट्टे में मेरे पास आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरे सीने से अंश को पूरी ताकत से खींच लिया। अंश जोर जोर से रोने लगा। समर ने अंश को बिस्तर के दूसरे कोने पर फेंकने के अंदाज में रखा और वापस मेरी तरफ पलटा। मैं खौफ से कांप उठी थी। मुझे लगा कि शायद समर ने कोई नशा किया और वो मेरे साथ कोई घिनौनी हरकत करने वाला है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। दूसरे हाथ से उसने मेज पर रखा पानी का जग उठाया, जिससे मैंने गरारे करने के लिए नमक और फिटकरी का खारा पानी रखा हुआ था। उसने मेरे बाल पकड़े और जबरदस्ती वह पूरा खारा पानी मेरे मुंह में उड़ेल दिया। पानी मेरे गले में अटका, मेरी सांसें घुटने लगी। उसने अपनी उंगलियां मेरे गले के अंदर डाल दी, जिससे मुझे भयानक उल्टी आ गई। मैंने जो कुछ भी खाया पिया था वह सब जमीन पर गिर गया। मैं दर्द और खौफ से चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर पूरे घर के लोग जाग गए। मेरे ससुर, साठ, जेठ निर्मल और जेठानी भावना भागते हुए मेरे कमरे में आ गए। कमरे का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। मैं जमीन पर पड़ी उल्टियां कर रही थी। मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे। अंश जोर जोर से रो रहा था और समर वहीं पास खड़ा गहरी सांसें ले रहा था। भावना दी ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए जोर से कहा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। ये बेशर्म देवर अपनी ही जवान विधवा भाभी के कमरे में आधी रात को क्या कर रहा है। देखो इसने माधवी के कपड़े कैसे खींच रखे हैं और बच्चे को भी जमीन पर पटक दिया। मुझे तो पहले ही इस आवारा पर शक था।
यह सुनते ही मेरे ससुर हरिशंकर जी का खून खौल उठा। उन्होंने आगे बढ़कर समर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतना तेज था कि समर के होंठ से खून बहने लगा। कलंक है तू इस घर के नाम पर। तेरे बड़े भाई को मरे अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तूने अपनी ही भाभी पर नियत खराब कर ली। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ससुर जी ने अपना जूता निकाल लिया और समर को पीटने लगे। जेठ निर्मल ने भी आगे बढ़कर समर को बालों से पकड़ लिया और उसे गालियां देने लगे। मैं एक कोने में बैठी रो रही थी। मैंने भी अपने कपड़े ठीक करते हुए रोते हुए कहा, पिताजी समर पागल हो गया है। मैं अंश को दूध पिला रही थी, इसने अचानक आकर मेरे बच्चे को छीन लिया और मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे लगा कि समर अब अपने बचाव में कुछ कहेगा या पलटकर वार करेगा, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। वह मार खाता रहा, लेकिन उसकी नजरें लगातार उस मेज पर टिकी थी जहां काढ़े की कटोरी रखी थी, जिसमें अभी भी थोड़ा सा काढ़ा बचा हुआ था। समर जानता था कि अगर उसने अभी सच बोला तो निर्मल और भावना अपनी बात से पलट जाएंगे और उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। ससुर जी वैसे भी उस पर कभी भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उसने खुद को सही साबित करने का एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसने मेरी रूह कपा दी। समन ने अचानक निर्मल भैया को धक्का दिया और तेजी से मेज की तरफ झपटा। उसने काढ़े की वह कटोरी उठाई और ससुर जी की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी मैंने अपनी भाभी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। मैं तो बस अपने भैया की आखिरी निशानी को बचा रहा था। आप हमेशा कहते थे ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। आज देख लीजिए आपका यह आवारा बेटा क्या कर सकता है। इतना कहकर समर ने उस कटोरी में बचा हुआ सारा काढ़ा एक ही घूंट में पी लिया। निर्मल और भावना के चेहरे का रंग उड़ गया। वे दोनों खौफ से पीछे हट गए। ये क्या नाटक है समर? काढ़ा पीकर तू क्या साबित करना चाहता है? ससुर जी ने गुस्से में कहा। लेकिन समर जवाब नहीं दे पाया। काढ़ा पीने के मुश्किल से 1 मिनट बाद उसके चेहरे की नसें तन गई। उसकी आंखें बाहर की तरफ आने लगी और वह अपने गले को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से सफेद झाग और खून एक साथ बाहर निकलने लगा। वो मछली की तरह जमीन पर तड़प रहा था। यह देखकर मेरी और सास की चीख निकल गई। समर, समर मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? सास दौड़कर उसके पास गई। समर ने धड़कते हुए अपनी उंगली निर्मल और भावना की तरफ उठाई और टूटती हुई आवाज में कहा, पिताजी इस काढ़े में जहर था। बड़े भैया और भाभी बीमे के 60 लाख रुपयों के लिए अंश को मारना चाहते थे। मैंने अभी रसोई के बाहर इनकी बातें सुन ली थी। इन्होंने ऐसा जहर मिलाया था कि भाभी के दूध के जरिए अंश के शरीर में जाता और अंश सुबह तक नहीं बचता। अगर मैं भाभी उल्टी नहीं करवाता तो मेरा अंश मर जाता। इतना कहते ही समर बेहोश हो गया। पूरे कमरे में शमशान जैसी निस्तब्धता छा गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भावना और निर्मल, जिन्हें मैं अपना परिवार समझ रही थी, वो मेरे मासूम बच्चे के कातिल निकलने वाले थे। ससुर जी का शरीर कांपने लगा। उन्होंने निर्मल की तरफ देखा जो पसीने से नहाया हुआ था और दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। ससुर जी ने तुरंत आगे बढ़कर निर्मल का कॉलर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। नीच इंसान, पैसों के लालच में तू अपने ही सगे भतीजे को मारने चला था। मैंने एक कातिल को जन्म दिया है। पड़ोसियों की मदद से हमने तुरंत समर को गाड़ी में डाला और भिलाई के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ भागे। रास्ते भर में समर का सिर अपनी गोद में रखकर रोती रही, जिसे देवर को मैं कुछ देर पहले एक हैवान समझ रही थी, वो दरअसल भगवान का रूप बनकर आया था। उसने मेरे बच्चे को बचाने के लिए खुद मौत को गले लगा लिया था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने समर को आईसीयू में ले लिया। डॉक्टर ने बताया कि वह जहर बहुत ही खतरनाक रासायनिक था। अगर वह जहर दूध के जरिए अंश के शरीर में जाता तो बच्चे का कमजोर दिल उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी सोते हुए ही मौत हो जाती। किसी को शक भी नहीं होता, सबको लगता कि बच्चा कमजोरी या बीमारी से मरा है। चूंकि मैंने वो पूरा काढ़ा पी लिया था, इसलिए मेरे शरीर को भी वह जहर फैलने लगा था। लेकिन सबर ने मुझे जबरदस्ती वो खारा पानी पिलाकर उल्टी करवाई। उसी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जान बची। डॉक्टरों ने लगातार 4 घंटे तक समर के पेट की सफाई की। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। मैं अस्पताल के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति तो चले गए, लेकिन मेरे इस देवर को कुछ मत होने देना। दूसरी तरफ ससुर जी ने खुद पुलिस को फोन करके निर्मल और भावना को गिरफ्तार करवा दिया था। पुलिस की पूछताछ में निर्मल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो 60 लाख रुपए हड़प कर शहर में एक बड़ा शोरूम खोलना चाहता था, लेकिन अंश उस पैसे का इकलौता वारिस था, इसलिए उन्होंने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। ईश्वर की कृपा और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद अगले दिन सुबह समर को होश आ गया। जब मैं और ससुर जी आईसीयू के अंदर गए तो समर बहुत कमजोर लग रहा था। मैं फुट फुट कर रोते हुए समर के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे समर, मैंने तुझे गलत समझा। तूने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आज से तू मेरा देवर नहीं, मेरे अंश का दूसरा पिता है। समर ने कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, बड़े भैया मुझे अपनी जान से ज्यादा मानते थे। क्या मैं उनकी आखिरी निशानी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता था? आप रोइए मत। आपका यह आवारा देवर अभी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। ससुर जी ने भी रोते हुए समर को गले लगा लिया और अपने
किए की माफी मांगी। उस दिन के बाद से हमारे घर की पूरी तस्वीर बदल गई। निर्मल और भावना को अदालत ने हत्या के प्रयास के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई और वो आज भी जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। देवेंद्र के बीमे के पैसे जब मिले तो मैंने वो सारे पैसे समर के नाम कर दिए। आज समर उसी पैसों से भिलाई में अपना एक बहुत बड़ा और सफल व्यापार चला रहा है। वह अंश को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह पालता है और उससे मुझे हमेशा एक माँ और एक बड़ी बहन का सम्मान दिया है। दोस्तों, इस कहानी ने साबित कर दिया कि इंसान की परख सिर्फ उसके पहनावे या उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसकी नीयत से होती है। जिस समर को पूरा समाज और उसका अपना पिता एक आवारा और निकम्मा लड़का समझता था, उसी समर ने अपने बड़े भाई के प्रति ऐसी वफादारी निभाई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और जिन रिश्तों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही अक्सर पैसों के लालच में हमारे खून के प्यासे हो जाते हैं। अगर आपको माधवी जी और उनके बहादुर देवर समर की यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपने रिश्तों को समय दें और हमेशा आंखें खुली रखें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।